नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपने देखा, आधुनिक भारत के इतिहास की अपना जो सीरीज है वह कंटिन्यू चल रही है। पीछे के वीडियो में हमने क्या देखा था, जो सिखों के 10 गुरु थे वो देख लिए थे, जिन्होंने तुम्हारा क्या किया था, सिख जो वंश था उसकी इन्होंने स्थापना की थी। अब हम आज आगे पढ़ेंगे क्या कि सिख राज्य की स्थापना कैसे होती है और राजा रणमत सिंह की पूरी कहानी क्या है, उसको आज हम तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तुम्हारा बंदा बहादुर को। किसको देखते हैं अपन? बंदा बहादुर। अब ये बंदा बहादुर तुम्हारे कौन है? तो ये बंदा बहादुर कल के वीडियो में आपने देखा होगा, जो पिछला वीडियो डला है उसमें अपन ने देखा था कि नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से पहले जो बंदा बहादुर थे ये वहां पर इनसे जाकर मिलते हैं। किससे मिलते हैं बंदा बहादुर? गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह से जब ये मिलते हैं तो उनसे प्रेरित होते हैं। उनसे प्रेरित होने के बाद जो गुरु गोविंद सिंह हैं, बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता बनाकर भेजते हैं। इसलिए इनको गुरु बख्श सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर अपन बात करें, इनका अन्य नाम लक्ष्मण दास और माधवदास बैरागी भी है। और इन्होंने जब ये वहाँ नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह से मिले, उनसे प्रेरित ये इतने ज़्यादा हो गए कि इन्होंने जब ये वापस पंजाब में आए तो इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के मुद्राएं और सिक्के चलवा दी। अब होता क्या है, अगर आपको ध्यान हो कि सर हिंद के युद्ध में तुम्हारा जो सर हिंद का सूबेदार था कौन? वजीर खां। तो वजीर खां से इनका संघर्ष होता है, मुगलों से संघर्ष जो चल रहा होता है, क्योंकि गुरु नानक देव थे तुम्हारे, गुरु गोविंद सिंह देव थे, तो उनको किसने मारा था तुम्हारा नांदेड़ महाराष्ट्र में? अजीम खां द्वारा। और बाद में हमने देखा था कि इनके जो 4 पुत्र थे, कौन कौन से 4 पुत्र थे तुम्हारे? फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जो सूबेदार था वजीर खां, इन्होंने दीवाल में जिंदा चुनवा दिया था। वहीं अजीत सिंह और जुझारू सिंह जो थे, इनका क्या था, चकमोर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं का बदला लेने के लिए तुम्हारे जो बंदा बहादुर हैं, तुम्हारा मुगलों से जो संघर्ष चलता है, तो सर हिंद के युद्ध में वजीर खां की क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं। इसलिए सर हिंद को कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कत्लगढ़ी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। बाद में हम देखते हैं कि फर्रुखसियर द्वारा 1716 में बंदा बहादुर को 40 सिखों सहित गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। बाद में 40 सिखों सहित बंदा बहादुर की हत्या भी कर दी जाती है। जब हत्या हो जाती है तो सिख जाति इतर बितर हो जाती है पूरी, मतलब पूरी की पूरी सिख सेना एक तरीके से जो संगठित हुई थी वह सेना एक तरीके से तुम्हारी तितर बितर हो जाती है। अब कोई विद्रोह करने की उम्मीद में नहीं था। लेकिन हम देखते हैं फैजलपुर में एक नेता रहते हैं तुम्हारे, कौन? कपूर सिंह। ये तुम्हारा सिखों को द्वारा से संगठित करने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है कि इनके सानिध्य में एक खालसा गठन की स्थापना की जाती है। खालसा पंथ का अपन ने किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, 1699। अब ये क्या कर रहे हैं? खालसा गठन की स्थापना कर रहे हैं। खालसा गठन की स्थापना के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था कि ये जो प्रस्ताव लेते थे उसे गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। और इस खालसा गठन के अंतर्गत इन्होंने 12 मिसलों का गठन किया था। कितने मिसलों का गठन किया था? 12 मिसलों का गठन किया था। और इन 12 मिसलों के अलग अलग झंडा और अलग अलग नाम, यानी कि पृथक पृथक झंडा और पृथक पृथक इनकी पहचान हुआ करती थी। इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इनका पुत्र आता है जस्सा सिंह अल्लूवालिया, जो इस मिशन, जो तुम्हारा जो खालसा गठन है, इनका पूरा नेतृत्व करता है। और इस खालसा गठन के अंतर्गत एक प्रथा चलती है आपकी, राखी प्रथा। कौन सी प्रथा? राखी प्रथा। और इस राखी प्रथा के अंतर्गत ये गांव वालों से उपज का 1/5 भाग कर के रूप में लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसका कारण क्या था? ये सिख जाति को पुनः समृद्ध करके, सुदृढ़ करके एक शक्तिशाली सेना के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल थी आपकी सुकर चकिया मिसल। कौन सी मिसल? सुकर चकिया मिसल। और इस सुकर चकिया मिसल में अगर अपन बात करें, इसमें प्रमुख अगर माने तो कौन थे? राजा महान सिंह थे। कौन थे तुम्हारे? राजा महान सिंह थे। और राजा महान सिंह की पत्नी थी तुम्हारी कौन? राजकौर। कौन थी तुम्हारी? राजकौर। और राजा महान सिंह की दादी, अब वो माँ अगर बात करें, माँ कौन थी? सदाकौर थी। और इनका दीवान था तुम्हारा लखपत राय। अब इनके घर पर एक बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे का नाम है तुम्हारा रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह। और इसी रणजीत सिंह को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस रणजीत सिंह की अगर अपन बारे में बात करें
तो ये तुम्हारा शेर ए पंजाब के नाम से भी मशहूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं बंदा बहादुर के पॉइंट। ठीक है, तो बंदा बहादुर की बात करें, इनका अन्य नाम, पहले तो अपन क्या लिखेंगे, अन्य नाम। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाते हुए चलना है। तो अन्य नाम इनका क्या है, लक्ष्मण दास, माधव दास बैरागी, और गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह इसका नाम कब पड़ा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ मिले थे तुम्हारे, बंदा बहादुर नांदेड़ महाराष्ट्र में। किससे मिले थे, गुरु गोविंद सिंह से। तो ये इनके 3 नाम थे, इन 3 नामों से ये काफ़ी फेमस थे। इनमें से एग्जाम में कई बार लक्ष्मण दास के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मण दास किसका नाम है, तो ये बंदा बहादुर का नाम है। ठीक है, और ये कौन थे, सिखों के राजनीतिक नेता थे। क्या थे ये, सिखों के राजनीतिक नेता, सिखों के फर्स्ट राजनीतिक नेता, फर्स्ट राजनीतिक नेता। ठीक है, फर्स्ट राजनीतिक नेता थे। किसने बनाया था, नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाकर भेजा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह से मिले थे नांदेड़ महाराष्ट्र में, प्रेरित हुए और उन्होंने इनको सिखों का पहला राजनीतिक नेता बनाकर भेज दिया और कह दिया कि आज से आप सिखों के राजनीतिक नेता होंगे। और इनको तुम्हारा नाम इन्होंने क्या दे दिया था, तुम्हारा सिखों के राजनीतिक नेता के कारण इनको किस नाम से जाना जाता है, गुरु बख्श सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। अब बाद में अपन देखते हैं इन्होंने क्या किया, गुरु नानक, गुरु नानक और गुरु गोविंद, गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम के सिक्के चलवाए, के नाम के क्या चलवाए, सिक्के चलवाए। अगला पॉइंट लिखेंगे यहां पर इसी में, 1705 से लेकर 1715 मुगलों से हुए संघर्ष में, मुगलों से हुए संघर्ष में, मुगलों से हुए संघर्ष में इन्होंने क्या किया, सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में वजीर खां की हत्या कर दी, वजीर खां की हत्या कर दी। और ये वजीर खान कौन था, मुगलों का सरहिंद का सूबेदार था और इनकी क्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, बाद में अपन देखते हैं तुम्हारा जो हत्या करी थी कहां पर, सरहिंद में। तो सरहिंद को तुम्हारा कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे इसमें पॉइंट क्या लिखना है। आगे अपन बात करें तो 1716 में फर्रुखसियर द्वारा इनको बंदी बनाया गया। 1716 में गुरदासपुर के युद्ध में, कौन सा युद्ध, गुरदासपुर, गुरदासपुर के युद्ध में फर्रुखसियर द्वारा बंदी, फर्रुखसियर द्वारा बंदी। ठीक है, कितने, 40 सिक्कों सहित, 40 सिक्कों सहित बनाया गया, 40 सिक्कों सहित।
और फिर बाद में क्या कर दी गई, हत्या, हत्या कर दी गई। अब इससे जब यहाँ पर ये हत्या हो गई तो सिखों की जाति पूरी तरीके से क्या हो गई, तितर बितर हो गई पूरी तरीके से। सिख सेना तुम्हारी पूरा काम इनका कैसा हो गया, तितर बितर हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं फैजलपुर में, कहां पर, फैजलपुर में, फैजलपुर में कृषकों के नेता, कृषकों के नेता, कृषकों के नेता कौन, कपूर सिंह। कृषकों के नेता तुम्हारे कौन है, कपूर सिंह। अब इन कपूर सिंह भाई साहब ने तुम्हारा क्या किया, सिख जाति को पुनः द्वारा संगठित करने का प्रयास किया। कपूर सिंह, तो इन्होंने क्या किया, कपूर सिंह ने सिख जाति को, सिख जाति को पुनः संगठित किया। क्या किया, पुनः संगठित किया। ठीक, इसके बाद फिर अपन देख लेते हैं, इन्होंने तुम्हारा पुनः संगठित किया और दल खालसा का इन्होंने क्या किया, गठन किया। गठन इन्होंने किसका किया, दल खालसा, दल खालसा का गठन किया। और इस दल खालसा में तुम्हारा क्या हुआ करता था, दल खालसा में तुम्हारी 12 स्वतंत्र मिसलें हुआ करती थी। 12 स्वतंत्र मिसलें, मतलब एक प्रकार के, अगर अपन बात करें, ये एक प्रकार के ग्रुप हुआ करते थे जिन्हें अपन क्या कहते, 12 मिसलें हुआ करती थी। और इन 12 मिसलों की अलग अलग, इन 12 मिसलों में अपन बात करें तो क्या क्या, पृथक पृथक झंडा, पृथक पृथक तुम्हारा क्या, झंडा, और पृथक पृथक नाम, पृथक पृथक नाम। यानी कि इन 12 मिसलों के तुम्हारे अलग अलग नाम हुआ करते थे, अलग अलग झंडा हुआ करता था, अलग अलग इनकी क्या हुआ करती थी, तुम्हारी पहचान हुआ करती थी। पृथक पृथक झंडा, पृथक पृथक नाम और पृथक पृथक पहचान, पृथक पृथक पहचान। तो ये तुम्हारी 12 मिसलों की हुआ करती थी। अब इन्हीं 12 मिसलों में अगर अपन बात करें तो इन 12 मिसलों में इसके अंतर्गत, इसमें तुम्हारी 2 मिसलें आती थी मेन, जिन्हें अपन देखेंगे। एक मिसल थी तुम्हारी सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया, और दूसरी थी तुम्हारी भंगी मिसल। कौन सी मिसल थी तुम्हारी, भंगी मिसल। इन 12 मिसलों में से 2 मिसल महत्वपूर्ण थी। अब यहां पर क्या होता है, सुकर चकिया मिसल, और इसको अपन पढ़ेंगे। अब यहां पर अपन देखते हैं तुम्हारा जो तुम्हारी दल खालसा का गठन हुआ, ठीक है, किसके द्वारा हुआ, कपूर सिंह के बाद। अब कपूर सिंह की मृत्यु के बाद, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र आता है। पुत्र कौन है तुम्हारा, जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया। इस जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया, खालसा गठन का, तुम्हारा दल खालसा गठन का क्या किया, नेतृत्व। दल खालसा का नेतृत्व किया। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब थोड़ा इधर का मैं साफ करूंगा। अब देखिए, इन्होंने दल खालसा का क्या कर दिया, नेतृत्व कर लिया। अब दल खालसा के अंतर्गत एक प्रथा आती थी, राखी प्रथा। दल खालसा के अंतर्गत, दल खालसा के अंतर्गत राखी प्रथा आती थी। कौन सी प्रथा आती थी तुम्हारी, राखी प्रथा आती थी। और इस राखी प्रथा के अंतर्गत तुम्हारा क्या हुआ था, गांव से, गांव वालों से, किनसे, गांव वालों से उपज का 1/5 भाग लेना प्रारंभ क्यों किया,
ताकि सिख जाति को पुनः दोबारा से सुदृढ़ किया जा सके। और इस दल खालसा के अंतर्गत ये जो निर्णय लेते थे उसे गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसके अंतर्गत लिया गया निर्णय, निर्णय क्या कहलाता था हमारा? गुरु का प्रस्ताव, गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। इसके अंतर्गत जो निर्णय लिया जाता था, तो यहाँ पर 1/5 भाग लेना प्रारंभ किया। क्यों किया? सिखों को समृद्ध किया जा सके या सुदृढ़ किया जा सके, सिखों को समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जा सके, सिख जाति को। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनमें से जो 2 मिसल थी 12 मिसलों में से, एक थी तुम्हारी शुक्रचकीय मिसल और एक थी भंगी मिसल। भंगी मिसल के अंतर्गत तुम्हारा आता था अमृतसर शहर। क्या आता था तुम्हारा? अमृतसर शहर। और ये अमृतसर शहर सिखों की तुम्हारी धार्मिक राजधानी थी। अब शुक्रचकीय मिसल को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर शुक्रचकीय मिसल तुम्हारी क्या है? तो शुक्रचकीय मिसल यहाँ पर अपन डालेंगे शुक्रचकीय मिसल, शुक्रचकीय मिसल। अब इस शुक्रचकीय मिसल की अगर अपन बात करें तो शुक्रचकीय मिसल के तुम्हारे प्रमुख थे। प्रमुख कौन थे तुम्हारे? राजा महान सिंह, राजा महान सिंह। और राजा महान सिंह की अगर अपन बात करें, इनकी पत्नी की अगर अपन बात करें, पत्नी इनकी थी राजकौर। पत्नी कौन थी इनकी? राजकौर थी। और इनकी माता की बात करें, माता इनकी थी तुम्हारी सदाकौर, माता सदाकौर। पिता की अगर अपन बात करें, पिता थे चीरत सिंह। पिता कौन थे तुम्हारे? चीरत सिंह। और इनके अगर पुत्र की बात करें, जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम है तुम्हारा रणमत सिंह या रणजीत सिंह। ठीक है, पुत्र कौन है? रणजीत सिंह। और दीवान की बात कर लेते हैं तुम्हारा, दीवान तुम्हारे कौन है? लखपत राय। दीवान कौन है तुम्हारे? लखपत राय। तो यहां पर अपन देखते हैं शुक्रचकीय मिसल के प्रमुख तुम्हारे कौन है? राजा मान सिंह है। राजा मान सिंह की पत्नी राजकौर, माता सदाकौर, पिता चीरत सिंह है और पुत्र इनके यहाँ जो पैदा होता है रणजीत सिंह, और दीवान है लखपत राय। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पैदा हुए और तुरंत ही शासक बना दिए गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये नाबालिग थे, मतलब अल्पायु इनकी थी, तो उस समय तुम्हारा प्रतिशासन परिषद का गठन किया गया था। किन किन के द्वारा? राजकौर के द्वारा, सदाकौर के द्वारा और दीवान लखपत राय के द्वारा। इन तीनों के द्वारा एक परिषद बनाई गई थी। कौन सी? प्रतिशासन परिषद। प्रतिशासन परिषद बनाई गई थी। किस लिए? अल्पायु में ये मतलब नाबालिग थे, इसलिए तो शासन किसने किया था प्रतिशासन परिषद के तहत? 3 लोगों ने, राजकौर, सदाकौर और लखपत राय। अब बाद में अपन देखते हैं कि 1797 में जब रणजीत सिंह गद्दी पर बैठते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं तो पूरे पंजाब को जीतते हैं। पूरे पंजाब को जीतते हैं। पूरे पंजाब में कौन तुम्हारा? पेशावर आ गया, कश्मीर आ गया और मुल्तान आ गया। पूरे पंजाब को जीतते हैं। इसी कारण इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया था? पंजाब में इन्होंने जो मुल्तान है, मुल्तान में इन्होंने एक गवर्नर बनाया था। उस गवर्नर का नाम है मूलराज। रणजीत सिंह द्वारा एक गवर्नर बनाया गया था, उस गवर्नर का नाम क्या है तुम्हारा? मूलराज गवर्नर है। अब यहाँ पर इनको शेरे पंजाब कह दिया गया और इन्होंने ही तुम्हारा क्या कर लिया? सिख राज्य की तुम्हारी क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको साफ करेंगे, थोड़ा इधर देखेंगे अपन। सिख राज्य की इन्होंने क्या की? स्थापना, रणजीत सिंह ने। ठीक है,
तो रणजीत सिंह ने, अभी ये रणजीत सिंह है, राजा नहीं है, राजा की उपाधि अभी इनको मिलेगी। तो रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की, सिख राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने क्या कर दिया तुम्हारा, सिख राज्य की स्थापना कर दी। अब यहां पर क्या होता है, सिख राज्य की स्थापना हो गई। अब 1798 की बात है, यानी कि 1 साल बाद, जैसा कि तुमने सुना होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण करता है, और अहमद शाह अब्दाली का तुम्हारा साथ कौन कौन देता है, तो तुम्हारा बदन सिंह साथ देते हैं, और इधर अगर अपन बात करें मराठे भी इनका साथ देते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में। और पानीपत का तृतीय युद्ध होने का कारण क्या था, क्योंकि इन्होंने पंजाब में अपना बेटा था तैमूर शाह, उसको प्रतिनिधि बनाया था, और तैमूर शाह को मराठों ने हटा दिया था। इसी वजह से मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली का हुआ था। अब जो तैमूर शाह हैं यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, तुम्हारे अफगान पहुंच जाते हैं। अफगान में इनका पुत्र रहता है जमान शाह। कौन रहता है, जमान शाह, यानी कि अहमद शाह अब्दाली का पोता। ये तुम्हारा 1798 में पंजाब विजय के लिए निकलता है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 1798 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का पोता, अहमद शाह अब्दाली का पोता कौन, जमान शाह, पंजाब विजय के लिए निकला, पंजाब विजय के लिए निकला, और इसने पंजाब को जीता भी, और लाहौर के अधिकांश क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया, अधिकार, लाहौर के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार किया, लाहौर के अधिकांश क्षेत्र पर, अधिकांश क्षेत्र पर क्या किया, अधिकार हो गया इसका। अब यहां पर क्या था, जब ये आया था, जब ये आया था भारत में, तो अपने साथ 5 तोपें लेकर आया था, वो सॉरी 12 तोपें लेकर आया था। अब देखिए कैसे, अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये अपने साथ कितनी तोपें लेकर आया था, 12 तोपें लेकर आया था। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर लाहौर के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार करता है, तो इधर इसके जो मूल राज हैं, जैसे कि अफगान की राजधानी है तुम्हारी काबुल, तो काबुल में इस समय विद्रोह बढ़ जाता है। अब उस विद्रोह को दबाने के लिए इसको वापस जाना पड़ा। जब ये वापस जाता है, तो जैसे ही रावी नदी पार करता है, तो रावी नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसकी 12 तोपें फंस जाती हैं। जब इसकी 12 तोपें फंस जाती हैं, तो राजा रणजीत सिंह इनसे बोलते हैं, अभी राजा नहीं है सिर्फ रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह इनसे बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारी तोपें हम बाद में अफगानिस्तान पहुंचा देंगे। हुआ भी ऐसा ही, बाद में रणजीत सिंह ने इनकी जो 12 तोपें थी वह तुम्हारी अफगानिस्तान पहुंचा दी। खान जमान शाह इनसे खुश हो जाता है, और इनको राजा की उपाधि दे देता है। किसकी उपाधि दे देता है, राजा की उपाधि दे देता है। अब से यह राजा रणमत सिंह कहलाने लगे। कौन से, राजा रणजीत सिंह। अब से ये राजा रणजीत सिंह कहलाने लगे, और खान जमान शाह द्वारा, जो जमान शाह है, इसके द्वारा इनको लाहौर का शासक मान लिया गया, क्योंकि इन्होंने लाहौर पर अधिकांश कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने लाहौर का, इनको क्या मान लिया गया, शासक मान लिया गया। और रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बना दिया। अब अपन बात करें तो सिखों की 2 राजधानी थी। एक तुम्हारी भंगी मिसल के अंतर्गत जो अमृतसर आती है, अमृतसर धार्मिक राजधानी बनी, और तुम्हारी जो लाहौर है यह राजनीतिक राजधानी बनी। वहीं अमृतसर में इन्होंने अदालत ए आला का निर्माण करवाया। किसने करवाया, रणजीत सिंह ने। तो आइए देखते हैं इनको अपन। जमान शाह, जमान शाह के मूल क्षेत्र, के मूल क्षेत्र काबुल में, मूल क्षेत्र काबुल में विद्रोह भड़का। ठीक है, विद्रोह भड़का, और ये क्या हुआ, वापस गए, वापस गए, वापस गए। अब क्या हुआ तुम्हारा, रावी नदी को पार करते समय, रावी नदी को पार करते समय अचानक बाढ़ आने से,
अचानक बाढ़ आने से इनकी 12 तोपें फंस गईं। इनकी 12 तोपें क्या हो गईं? फंस गईं। आगे क्या लिखेंगे? रणजीत सिंह ने बाद में इन तोपों को अफगानिस्तान पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? अफगानिस्तान पहुंचा दिया। अब अफगानिस्तान पहुंच गई। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद क्या होता है? जमान शाह ने खुश होकर जमान शाह ने खुश होकर रणजीत सिंह को क्या दी? राजा की उपाधि। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। उपाधि दी और लाहौर का शासक माना। और लाहौर का क्या माना? शासक माना। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा रणजीत सिंह ने, इधर लिखेंगे अपन पॉइंट, रणजीत सिंह ने, अब राजा लिखेंगे अपन क्योंकि इनको राजा की उपाधि मिल गई है। तो राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। ठीक है। और तुम्हारा अमृतसर को क्या बनाया? अमृतसर में अदालत आले का निर्माण। अमृतसर में अदालत ए आला, अदालत ए आला का क्या किया? निर्माण। अमृतसर में अदालत ए आला का इन्होंने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। अब इनकी दो राजधानी थी, एक तो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और दूसरी राजधानी तुम्हारी कौन सी थी? राजनीतिक राजधानी लाहौर। लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी। ठीक है। और ये तुम्हारी कैसी है? धार्मिक राजधानी। इधर लिख दीजिए धार्मिक राजधानी। धार्मिक राजधानी, दो राजधानी थी। अब यहाँ पर इनकी शक्ति इस समय इतनी बड़ी हुई थी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने राजदूत को इनके दरबार में भेजा और उस राजदूत का नाम था लॉर्ड मिंटो चार्ल्स मेंडकॉप। क्या था? लॉर्ड मिंटो चार्ल्स मेंडकॉप। और क्यों भेजा था? क्योंकि यहाँ पर एक इतिहासकार बताते हैं कि यदि एशिया की सबसे बड़ी सेना, और उन इतिहासकार का नाम है विक्टर जाकमा, विक्टर जाकमा ने राजा रणजीत सिंह की तुलना तुम्हारी किससे की है? नेपोलियन बोनापार्ट से की है। इस समय अगर अपन देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी सेना सबसे पहली किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। वहीं दूसरी सेना की बात करें तो राजा रणजीत सिंह के पास थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इनको यहीं पर थाम दिया जाए, तो आगे चलकर अपन से युद्ध करने के लिए स्थिति ना बनेगी। तो उन्होंने अपने राजदूत को लॉर्ड मिंटो चार्ल्स मेंडकॉफ को इनके दरबार में भेजा और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि साइन करा ली। अब अमृतसर की संधि तुम्हारी क्या थी कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी से ऊपर का क्षेत्र, सतलज नदी से ऊपर का क्षेत्र किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा राजा रणजीत सिंह का, और जो दक्षिण के क्षेत्र हैं उनमें तुम्हारा अधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का। मतलब इनका कहना यह था कि आप दक्षिण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम उत्तर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लिखते हैं अगला, इसी समय अंग्रेजों ने अपना राजदूत ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा कर लो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजदूत, अपना राजदूत कौन? लॉर्ड मिंटो
चार्ल्स मेंडकॉफ, चार्ल्स मेंडकॉफ के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स मेंडकॉफ को, पहले अपन लेंगे चार्ल्स मेंडकॉफ को रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजकर, दरबार में भेजकर क्या किया, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि साइन करा ली, अमृतसर की संधि साइन करा ली, अमृतसर की संधि क्या करा ली, साइन करा ली। अब देखिए इधर अपन देखते हैं कि अमृतसर की संधि के तहत क्या है तुम्हारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये है तुम्हारा भारत का नक्शा छोटा सा, ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे इस साइड में एक नदी है तुम्हारी सिंधु नदी, ठीक है, एक नदी है तुम्हारी सतलज नदी, और एक नदी है तुम्हारी यहां से चिनाब नदी, एक नदी है तुम्हारी झेलम नदी, एक है तुम्हारी रावी नदी, और एक है तुम्हारी ब्यास नदी। तो यहां पर इनका ये कहना था कि सतलज नदी के उत्तर का क्षेत्र, मतलब सतलज नदी से जो उत्तर का क्षेत्र है, ठीक है, सतलज नदी से जो उत्तर का क्षेत्र है, संधि के तहत शर्तें क्या थी, ये तुम्हारा क्षेत्र रहेगा राजा रणजीत सिंह का, और नीचे जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, नीचे ये जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर तुम्हारा किसका अधिकार रहेगा, अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। इस संधि की शर्तें ये थी। तो यहां पर अपन देखते हैं क्या है, विक्टर जाकमा ने, विक्टर जाकमा ने राजा रणजीत सिंह की तुलना, राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्टा से की है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट से की है, किसने की है, विक्टर जाकमा ने, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी सेना किसकी थी, तो एशिया की सबसे बड़ी सेना लिख लीजिए यहां पर, एशिया की पहली बड़ी सेना किसकी थी, तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और दूसरी सेना किसकी थी, तुम्हारी रणजीत सिंह की थी, किसकी थी, तुम्हारी रणजीत सिंह के पास थी। तो इसी वजह से तुम्हारा विक्टर जाकमा ने किससे तुलना की है, इनकी नेपोलियन बोनापार्टा से की है। और इसी सेना का भय खाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि साइन करा ली। क्या कह दिया कि सतलज नदी से उत्तर के क्षेत्र आपके हैं और दक्षिण के क्षेत्र हमारे हैं, आप उत्तर में राज्य कीजिए, हम दक्षिण में राज कर रहे हैं, आप दक्षिण में हस्तक्षेप मत कीजिए, हम आपके उत्तर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब यहां पर अपन देख लेते हैं तुम्हारा नेपोलियन से संबंधित जैसे फैक्ट आते हैं। तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, तो भारत के नेपोलियन की बात करें तो भारत का नेपोलियन है तुम्हारा कौन, समुद्रगुप्त, कौन है, समुद्रगुप्त, ठीक है। वहीं बात करें मध्य भारत का नेपोलियन कौन है, मध्य भारत का नेपोलियन, तो मध्य भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है यशवंत राव होलकर को, किसे जाना जाता है, यशवंत राव होलकर को। वहीं अपन बात करें कि हिंदू नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है, हिंदू नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको लक्ष्मी कर्ण कर्णदेव, ये तुम्हारे कलचुरी वंश के शासक हैं। तो ये तुम्हारे नेपोलियन से संबंधित 3 फैक्ट यहीं पर कवर हो गए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, मध्य भारत का किसे कहा जाता है, यशवंत राव होलकर को, और हिंदू नेपोलियन नाम से कहा जाता है लक्ष्मी कर्ण कर्णदेव को। ये कहाँ के, कलचुरी वंश के शासक हैं। अब यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा 1805 ईस्वी की बात है कि यशवंत राव होलकर और तुम्हारा अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, और यशवंत राव होलकर हार जाते हैं, और यशवंत राव होलकर को रणजीत सिंह क्या दे देते हैं, शरण दे देते हैं।
यहीं पर हम देखते हैं कि 1805 में रणजीत सिंह तुम्हारा शरण इनको देते हैं। तो तुम्हारा जो यशवंतराव होलकर है अंग्रेज हैं, इनके बीच में 1805 में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं अपन राजघाट की संधि। इसके बाद अपन देखते हैं इनके जो विदेश मंत्री हैं और तुम्हारे तोपखाने के प्रमुख हैं। तो विदेश मंत्री तुम्हारे अजीजुद्दीन और तोपखाने के प्रमुख कौन है? तुम्हारे इलाही बख्श हैं। वहीं अगर अपन बात करें इनके वजीर कौन है? इनके वजीर तुम्हारे ध्यान सिंह हैं, क्योंकि जब ये राजा बन गए पूरी तरीके विस्तार कर रहे हैं तो इनका मंत्रिमंडल जो है वो थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं राजा रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर को शरण दी। यशवंतराव होलकर को 1805 में शरण दी। 1805 में क्या दी? शरण दी। कई बार क्वेश्चन बनता है कि यशवंतराव होलकर को किस राजा ने शरण दी? तो 1805 में दी। 1805 में अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच में युद्ध होता है और एक राजघाट की संधि होती है जिसे अपन होलकर में पढ़ेंगे, जब होलकर वंश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनका अपन देख लेते हैं क्या मंत्रिमंडल रणजीत सिंह का। तो रणजीत सिंह के तुम्हारे वजीर, वजीर तुम्हारे कौन है? ध्यान सिंह, ठीक है। इसके बाद तोपखाने के प्रमुख कौन है? तोपखाने के प्रमुख ये हैं तुम्हारे इलाही बख्श। कौन है तुम्हारे? इलाही बख्श, इलाही बख्श, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं तुम्हारे अजीज उद्दीन। कौन है? अजीज उद्दीन। अब यहां पर क्या होता है तुम्हारा, अगर अपन बात करें जैसे ध्यान सिंह नाम आया है तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कमेंट में बताना है कि ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे फैक्ट कहीं मिले तो उसको आपको तुरंत नोट कर लेना है। जैसे ध्यान शब्द आया तो यहाँ पर अपन को देखना चाहिए कि ध्यान दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान दिवस तुम्हारा कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। और योग दिवस कब मनाया जाता है तुम्हारा? 21 जून को। तो ये आपको यहाँ पर मतलब कोई चीज ऐसी टकराए तो आपको तुरंत ही अपने माइंड मैप में उसको कवर करते चलना है, जिससे क्या है कि हमारे बाद बाकी क्वेश्चन भी संग में रिलेट हो जाते हैं। अब देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु इनकी कब होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। मृत्यु 1839 में किससे? पक्षाघात से। अब पक्षाघात क्या है? तो पक्षाघात यानी कि लकवा, इनको लकवा मारा जाता है और ये यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके साथ ही जैसे इनकी मृत्यु होती है तो तुम्हारा जो पंजाब है इसका तुम्हारा सिख राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। जब सिख राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर रणजीत सिंह के विषय में तुम्हारे एक इतिहासकार विषय लिखते हैं ओसबॉर्न स्मिथ। वो कहते हैं कि हमने बड़े से बड़े ऊंट जैसे राज्यों को निगल लिया है तो इस मच्छर की औकात ही क्या है। मच्छर यानी कि पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद सिख राज्य का पतन, क्या लिखेंगे? सिख राज्य का पतन, सिख राज्य का पतन, ठीक है। इसके बाद फिर अपन देखते हैं अगला शासक कौन बना। अगले शासक तुम्हारे बनते हैं खड़ग सिंह। कौन बनते हैं? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह का तुम्हारा दरबार में विरोध रहता है, ठीक है। दरबार में विरोध, इनका विरोध रहता है दरबार में। और इनके बाद फिर तुम्हारे बन जाते हैं नौनिहाल सिंह। कौन बन जाते हैं? नौनिहाल सिंह। और ये नौनिहाल सिंह तुम्हारे क्या करते हैं? ये सिखों को सुदृढ़ बनाते हैं। ये सिखों को क्या बनाते हैं? सुदृढ़ और समृद्ध बनाते हैं, ठीक है। अब नौनिहाल सिंह के बाद अगर अपन देखें अगले राजा तुम्हारे आते हैं कौन? तो नौनिहाल सिंह के बाद यहां पर देख लेते हैं नौनिहाल सिंह के बाद इनके बाद अगले कौन आते हैं? दिलीप सिंह। कौन आते हैं? दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह चूंकि अल्पायु के थे, कैसे थे? अल्पायु के। तो अल्पायु के थे तो इनकी शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? इनकी माता जिंदन कौर के हाथों में थी। माता कौन? जिंदन कौर। जिंदन कौर के हाथों में शासन की बागडोर, के हाथों में क्या थी? शासन की बागडोर, ठीक है, क्योंकि ये अल्पायु के थे। अब यहां पर ये हो गया। अब यहां पर अपन एक तुम्हारा रणजीत सिंह के विषय में और बात कर लेते हैं। जो रणजीत सिंह है तो रणजीत सिंह ने तुम्हारा अफगान के शासक
अफगान शासक तुम्हारे कौन थे? शाह शुजा। शाह शुजा से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा। शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। क्या था कि अफगान में अगर अपन बात करें, जो शाह शुजा हैं इन्होंने इनको कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को भेंट दिया था। क्यों दिया था? क्या था कि जैसे ही अपन बात कर लेते हैं अगर, तो अफगान में इनको क्या है, अपदस्थ कर दिया था इनके पद से। किसको? शाह शुजा को। तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह से मदद मांगी और रणजीत सिंह ने अपनी सेना भेज दी। कहां पर? अफगान में। और इनको द्वारा पद दिला दिया और इस वजह से इन्होंने खुश होकर शाह शुजा ने क्या किया, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दे दिया, भेंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, दिलीप सिंह आ गए अल्पायु शासक में। शासन की बागडोर किसके पास है? तुम्हारा जिंदन कौर के पास है, इनकी माता के पास। अब अपन देखेंगे जो तुम्हारे सिखों के युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, इसको अपन साफ करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चलेगा? ये 1845 से 1846। अब देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युग में अगर अपन बात करें, गवर्नर इस समय कौन थे? गवर्नर थे इस समय तुम्हारे लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन थे तुम्हारे? लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, और यहां पर इनका प्रमुख कौन था? प्रमुख था इन गवर्नर का सर ह्यूगफ। कौन था तुम्हारा? सर ह्यूगफ। अब यहां पर अपन देख लेते हैं, कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और ये लड़ाइयां किस वजह से लड़ी जा रही थी? इन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का मतलब क्या था कि जो राजा रणजीत सिंह हैं, इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या है, जो सिख साम्राज्य है वह उसका पतन स्टार्ट हो गया और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह सिख साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहती थी। इस वजह से तुम्हारे ये युद्ध होते हैं। तो पहले युद्ध में अपन देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में यहाँ पर गवर्नर कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था और इनका जो प्रमुख था वह था सर ह्यूगफ। अब इन्होंने देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ महीने आपको याद रखने चाहिए, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर तुम्हारा दिसंबर। सितंबर कब? 1845। दिसंबर कब? 1845। जनवरी कब? 1846। फरवरी कब? 1846। और ये भी तुम्हारा 1846 और ये भी तुम्हारा 1846। अब तुम बोल रहे हो कि लिख क्यों रहे हो? तो अब ये देखिए यहाँ पर 18 सितंबर 1846 में एक लड़ाई होती है, मुदकी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? मुदकी की लड़ाई। दिसंबर में तुम्हारी होती है कौन सी? दिसंबर में तुम्हारी लड़ाई होती है, एक तो हो गई तुम्हारी मुदकी की, दिसंबर में होती है फिरोज शाह की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है? फिरोज शाह की लड़ाई। ठीक है, जनवरी में तुम्हारी कौन सी होती है? जनवरी में तुम्हारी होती है बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाई। आलीवाल की लड़ाई। ठीक है, और फरवरी में तुम्हारी होती है सबराओं की लड़ाई। ये सबराओं की लड़ाई तुम्हारी अंतिम लड़ाई मान के चलिए, अंतिम लड़ाई किसकी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। और ये निर्णायक लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी तुम्हारी? निर्णायक लड़ाई थी और इसमें सिख बुरी तरीके से पराजित हो जाती हैं। सिख बुरी तरह पराजित, सिख बुरी तरह क्या होगा, यहां पर पराजित हो जाते हैं। इसके बाद तुम्हारा मार्च 1846 में तुम्हारी जो अंग्रेज हैं और तुम्हारे कौन है, दिलीप सिंह, इनके बीच में लाहौर की संधि साइन होती है। तो तुम्हारा क्या होते हैं, सिखों के बीच में और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, कौन सी संधि साइन होती है? लाहौर की संधि साइन होती है। अब इस लाहौर की संधि के तहत क्या हुआ था? तो लाहौर की संधि के तहत तुम्हारा दिलीप सिंह को राजा मान लिया गया। कहाँ का? कहाँ? यहाँ का, पंजाब का। लेकिन क्या कह दिया गया इनसे कि सतलज से उत्तर के ही क्षेत्र तुम्हारे होंगे, नीचे के क्षेत्र नहीं होंगे, तो ही हम तुमको राजा मानेंगे। तो यहाँ पर इनसे क्या कहा कि सतलज से उत्तर के क्षेत्र होंगे। जैसा कि तुम्हारा रणजीत सिंह के सामने उन्होंने लॉर्ड मिंटो चार्ल्स मेंटकॉप के समय संधि साइन कराई थी अमृतसर की, वैसे ही तुम्हारी ये अमृतसर की संधि थी, इनसे भी यही कहा गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, दिलीप सिंह को राजा माना। दिलीप सिंह को
पंजाब का राजा माना, पंजाब का राजा माना, ठीक है। इनका वजीर कौन बनाया गया? इनका वजीर लाल सिंह, इनका वजीर लाल सिंह को माना। अब इनके जो वजीर हैं लाल सिंह इनका वजीर मान लिया गया। साथ ही अपन बात करें तुम्हारा लाहौर के क्षेत्र को कम करने के लिए, मतलब अंग्रेज अभी भी संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कहा कि अगर इनको पूरा दे देते हैं तो ये आगे जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो लाहौर के क्षेत्र को कम करने के लिए कश्मीर में किसको बना दिया गया? गुलाब सिंह को। कश्मीर में गुलाब सिंह को शासक बना दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी थी? लाहौर की संधि में ये की गई बातें थी। और इनसे क्या कहा कि सतलज से उत्तर के क्षेत्र आपके होंगे, दक्षिण में हमारा अधिकार होगा। वहीं अपन बात करते हैं तुम्हारे लाल सिंह हैं, इनके समय में तुम्हारा पुनः विद्रोह भड़क जाता है, पुनः विद्रोह भड़क जाता है अंग्रेजों से। तो इस वजह से तुम्हारा दिसंबर 1846 में एक संधि होती है और संधि का नाम है भैरोवाल की संधि। कौन सी संधि है तुम्हारी? भैरोवाल की संधि। अब इस संधि में देख लीजिए, संधि में क्या है? तो इस संधि में कहा गया कि जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाएंगे तब तक हम अपनी अंग्रेजी सेना यहाँ पर तैनात रखेंगे, और साथ ही सिखों के कुछ नेताओं को इकट्ठा करके एक परिषद बनाई गई ताकि इन पर निगरानी की जा सके। तो यहाँ पर क्या कहा गया? दिलीप सिंह के वयस्क होने तक, दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अंग्रेजी सेना तैनात, अंग्रेजी सेना क्या की गई? तैनात। और इस अंग्रेजी सेना तैनात की गई, लेकिन इसका वेतन कौन देगा? दिलीप सिंह ही देंगे, ठीक है। तो और यहां पर तुम्हारा क्या होता है? एक सिखों की परिषद बनाई जाती है। तो ये था तुम्हारा कौन सा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब अपन देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में तुम्हारा क्या है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चलता है? 1848 से लेकर 1849 तक चलता है। अब देखिए इसका कारण क्या था? इसका कारण था, जैसा कि अपन ने देखा होगा कि मुल्तान का गवर्नर मूलराज बनाया था रणजीत सिंह ने। तो यहाँ पर डलहौजी आते हैं गवर्नर, ये मूलराज को क्या कर देते हैं? गवर्नर के पद से अपदस्थ कर देते हैं और खुद गवर्नर बन जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। और यहाँ पर क्या होता है? युद्ध की ये क्या कर देते हैं? घोषणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कारण क्या है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ करना, अपदस्थ करना, ये तुम्हारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रमुख कारण था, ठीक है। तो यहां पर और क्या कर देते ये करना, और युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब यहां पर अपन देखेंगे जनवरी और नवंबर और जनवरी, यहां पर दो आपको याद रखने हैं, नवंबर और जनवरी। नवंबर कब तुम्हारा? 1848। जनवरी कब तुम्हारी? 1849। अब यहां पर क्या होता है तुम्हारा? यहां पर एक लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है। दो लड़ाई होती हैं, एक होती तुम्हारी रामनगर की लड़ाई और एक तुम्हारी होती चिलियावाला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चिलियावाला का युद्ध। इन दोनों युद्धों में तुम्हारा सेना का नेतृत्व, इन दोनों युद्धों में सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर तुम्हारा सेना का नेतृत्व करता है। और ये दोनों ही लड़ाई अनिर्णायक साबित होती है, मतलब यहां पर धुमात किया जाता है एक तरीके से। और यहां पर चिलियावाला के युद्ध में अगर अपन देखें, यहां पर गुजरात में, कहां? गुजरात में सिख बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। सिख बुरी तरह क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और सिख बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है? जो दिलीप सिंह है, इनको अंग्रेज 5 लाख रुपए की पेंशन देकर इनको इंग्लैंड भेज देते हैं पढ़ने के लिए। बाद में इनकी जो माता रह जाती है जिंदन कौर, वहां से अंग्रेज क्या लेते हैं? जो कोहिनूर हीरा है, जो इनके वंश में चला हुआ आ रहा था, कोहिनूर हीरा को या क्या करते हैं? कोहिनूर हीरा को ये छीन कर ले जाते हैं और कहाँ दे देते हैं? महारानी विक्टोरिया को दे देते हैं, वो एलिजाबेथ को। कहाँ दे देते हैं? एलिजाबेथ को दे देते हैं।
और यहाँ पर अपन देखते हैं जो एलिजाबेथ तुम्हारी हैं, 1 मिनट, थोड़ा इसको ना पॉइंट को, कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करता हूं, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया को ये दे देते हैं, किसको दे देते हैं, महारानी विक्टोरिया को दे देते हैं। तो ये कोहिनूर हीरे की अगर अपन बात करें तो कोहिनूर हीरा तुम्हारा पहले कितने कैरेट का था, तो कोहिनूर हीरा तुम्हारा पहले 186.16 कैरेट का था, लेकिन बाद में महारानी विक्टोरिया को जब इसकी चमक कम होती हुई दिखाई दी तो इसको दोबारा तराशा गया, बाद में 105 कैरेट का रह गया, 105.602 इतने कैरेट का ये रह गया। अगर इसकी अपन बात करें तो 150,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। कितनी कीमत है, 150,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो यहां पर अपन अगला आगे क्या लिखेंगे, यहां पर अपन आगे लिखेंगे दिलीप सिंह को पेंशन देकर, दिलीप सिंह को पेंशन कितनी, 5 लाख रुपए देकर, 5 लाख रुपए देकर इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए। कहा इनसे भाई साहब तुम पढ़ने के लिए जाओ, ठीक है। और अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा, अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किसको दे दिया, महारानी विक्टोरिया को। किसको दे दिया, महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को दे दिया। अब थोड़ा जब कोहिनूर हीरा आया है तो इसके विषय में थोड़ा अपन इतिहास में जान लेते हैं। सबसे पहले कोहिनूर हीरा तुम्हारा कहां था, तो कोहिनूर हीरा की अगर अपन बात करें, इधर लिख देते हैं कोहिनूर हीरा फैक्ट, कोहिनूर हीरा, इसको बीच में लिखते हैं तो इससे सही इसका तुम्हारा बन जाएगा कोहिनूर हीरा, ठीक है। अब देखिए कोहिनूर हीरा कैसे चलेगा तुम्हारा कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा अगर अपन बात करें सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश की खदानों में खोजा गया। कहां खोजा गया, आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदानों में, गोलकोंडा खदानों में खोजा गया, ठीक है। इसके बाद ये किसके पास पहुंचा, तो ये काकतीय वंश के जो राजा हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी में, मध्यकालीन हिस्ट्री का मेरा वीडियो डला हुआ उसमें आप देख लेना। तो यहां पर तुम्हारा क्या है, काकतीय वंश के कौन शासक तुम्हारे, रुद्र प्रताप देव, काकतीय वंश के शासक कौन, रुद्र प्रताप देव, ठीक है। और रुद्र प्रताप देव से ये हीरा तुम्हारा कहां पहुंचा, तो रुद्र प्रताप देव से तुम्हारा वारंगल के युद्ध में मलिक काफूर इनसे छीन लेता है और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है। तो इनके पास कहां पहुंचा तुम्हारा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी से तुम्हारा ये हीरा तुम्हारा कहां पहुंचता है, देखते हैं अपन, सीधे सीधे ये पहुंचता है तुम्हारा इब्राहिम लोदी के पास। किसके पास पहुंचता है तुम्हारा, इब्राहिम लोदी के पास, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से अगर अपन बात करें, ये हीरा तुम्हारा कहां पहुंचेगा, ये तुम्हारा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद किसके पास पहुंचता है, बाबर के पास। बाबर ने हीरा हुमायूं को दिया, हुमायूं ने इस हीरे को बाबर हीरे का नाम दिया। बाद में ये हीरा हम तुम्हारा देखते हैं धीरे धीरे मुगल सल्तनत की शान बढ़ाता है। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं जो शाहजहां आते हैं, मयूर सिंहासन बनवाते हैं। किसके पास जाता है तुम्हारा, शाहजहां। और शाहजहां क्या बनवाते हैं तुम्हारा, बादल खां के द्वारा, बादल खां के द्वारा क्या बनवाते हैं, मयूर सिंहासन। और मयूर सिंहासन लगभग तुम्हारा बात करें इसको एक तख्ते ताज बोलते हैं। और इसी में तुम्हारा इन्होंने क्या जड़वा दिया था, मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा, ठीक है। और फिर बाद में अपन बात करें तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक तुम्हारा कौन था, शाहजहां था। इनके बाद फिर अपन देखते हैं ये किसके पास जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला के पास। मोहम्मद शाह रंगीला तुम्हारा तख्ते ताज पर या कोहिनूर हीरा पर, मतलब कौन सा तुम्हारा, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक थे। और यहां पर तुम्हारा इन पर आक्रमण कौन करता है, इन पर आक्रमण तुम्हारा करता है कौन, इन पर आक्रमण तुम्हारा करता है कौन, तुम्हारा नादिर शाह। कौन करता है, नादिर शाह। ये कब करता है, 1739 में। कब करता है तुम्हारा, 1739 में। देखिए शुरू से कोहिनूर हीरा तुम्हारा कहां खोजा गया, आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदानों में खोजा गया।
काकती वंश के शासक रुद्र प्रताप के पास गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, फिर इब्राहिम लोदी के पास आया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद तुम्हारा कहाँ पहुंचा? बाबर के पास। ठीक है, बाबर से कहाँ पहुंचा? हुमायूं के पास। और हुमायूं को हीरा ये किसने तुम्हारा दिया था? तुम्हारा अगर अपन बात करें हुमायूं, यहाँ पर अपन लिखते हैं हुमायूं, और हुमायूं को हीरा तुम्हारा बात करते हैं तुम्हारा हुमायूं ने हीरा मतलब ये कहाँ से लिया था? पानीपत के युद्ध के बाद। तो ये तुम्हारा मिला था विक्रमजीत, ग्वालियर के जो राजा हैं कौन? विक्रमजीत। तो यहाँ इनके पास कैसे मिला था? इन्होंने इनको संरक्षण दिया था। इन्होंने इनको क्या दिया था? संरक्षण दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पहले इब्राहिम लोदी तुम्हारे थे, ठीक है, फिर इसके बाद ये पहुंचा कहाँ? विक्रमजीत सिंह के पास। विक्रमजीत सिंह को इन्होंने संरक्षण दिया और फिर इसके बाद तुम्हारा कहाँ पहुंच गया? ये हुमायूं के पास पहुंच गया। फिर बाद में तुम्हारा कहाँ पहुंचा? शाहजहां के पास। बादल खां द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया, इसमें कोहिनूर हीरा लगवाया। इसको ही क्या बोलते हैं? तख्ते ताउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके? तख्ते ताउस बोलते हैं। इसके बाद ये हीरा कहाँ गया? मोहम्मद शाह रंगीला पर। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। नादिर शाह की मृत्यु कब हो जाती? तुम्हारी मृत्यु हो जाती है 1747 में। कब हो जाती है? 1747 में। इसके बाद ये हीरा तुम्हारा कहाँ पहुंचता है? ये पहुंचता है तुम्हारा अफगान, और अफगान के शहंशाह होते हैं तुम्हारे कौन? इनके शहंशाह हैं तुम्हारे अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी। और अहमद शाह दुर्रानी का वंशज रहता है कौन? शाह सूजा। और शाह सूजा तुम्हारा किसको दे देता है कोहिनूर हीरा? ये दे देता है रणजीत सिंह को। ठीक है, तो इस तरीके से हीरा आया। अब अपन बात करें वर्तमान में ये हीरा कहाँ है? तो वर्तमान में ये हीरा तुम्हारा लंदन के टावर में, लंदन के टावर में कहाँ? ज्वेल्स हाउस में। लंदन के टावर ज्वेल्स हाउस में ये रखा गया है। 1911 में इस हीरो को इंग्लैंड के वो राजा थे कौन? जॉर्ज किंग पंचम, उनकी रानी थी मैरी, उनके ताज में इसको जड़ा गया था। और जब विक्टोरिया के पास ये पहुंचा तो विक्टोरिया ने कह दिया ये हीरा शापित है और इसको आज से महिलाएं ही बनेंगी, महिला ही अपने ताज में पहनेंगी। यदि कोई पुरुष शासन करता है तो उसकी रानी पहनेगी, लेकिन इसको ताज में कोई पुरुष नहीं पहनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पंजाब तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको पंजाब अच्छा लगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से आपके बने, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।